हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सबों के बारे में सीखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11th में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है उन सबों के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग क्लास 12 में जितने भी इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सबों का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 12 में जो फर्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बिल्कुल चार्ज के बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। कूलम्ब्स लॉ कुछ बोर्ड क्लास 10th बोर्ड के भी सिलेबस में रहता है, कुछ बोर्ड के सिलेबस में नहीं रहता है। कोई बात नहीं, हम लोग जब 11th के सिलेबस 11-12 में अब आ चुके हैं तो क्लास 12 के सिलेबस में आप लोगों को बहुत डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सबों के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला है चार्ज। यदि चार्ज की बात की जाए, चार्ज को जनरली Q से डिनोट किया जाता है। तो चार्ज बाय टाइम, यही तो करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ से चार्ज का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, करंट इनटू टाइम। तो चार्ज का जो डायमेंशन आएगा, करंट का डायमेंशन A, टाइम का डायमेंशन T, तो चार्ज का डायमेंशन आ गया AT। ये आ गया चार्ज का डायमेंशन। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो फोर्स ही, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2। तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी डायमेंशन वही होगा जो कि फोर्स का जनरली फोर्स का होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइंड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालिएगा तो फोर्स का डायमेंशन बाई चार्ज का डायमेंशन, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt-2, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है AT, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया mlt-3A-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से एक और टर्म है, देखिए जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का निकाला है मैंने mlt-2, यही इसी तरीके से कोई बोल देगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, होगा तो एनर्जी ही, तो उसका क्या हो जाएगा ml2t-2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा ml2t-2, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोर्थ टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज हो गया, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफाइंड है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन निकालने जाइएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2 बाई चार्ज का डायमेंशन AT। पोटेंशियल एनर्जी का ml2t-2, चार्ज का AT। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन मिल जाएगा जिसका वैल्यू होगा ml2t-3A-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है, इसका डायमेंशन हम लोगों ने सीख लिया। इसके बाद एक और टर्म है, फिफ्थ टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिफ्थ टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैंने V से डिनोट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E से डिनोट किया है, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F से ही डिनोट होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स
फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेज थ्रू अ गिवन एरिया इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसी गिवन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स का जो डायमेंशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन इंटू एरिया का डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हम लोगों ने निकाला है ml_t-3a-1, तो यहाँ से आ जाएगा ml_t-3a-1 और एरिया का हो जाएगा L2। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन कितना मिलेगा आपको बताइए, ml3t-3a-1। ml3t-3a-1 is the dimensional formula of electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml3t-3a-1। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एक और टर्म है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी या जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी कहिए या परमिटिविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपली तो ये 6th टर्म हो गया। ठीक है, परमिटिविटी। परमिटिविटी को अब साइलेंस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब फ्लक्स जो होता है ना वो Q/ε के बराबर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स क्या होता है, Q/ε के बराबर होता है। यही फ्री मीडियम होता है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, 0 हो जाता है एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे फ्लक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो Q/ε नॉट आ जाएगा। तो परमिटिविटी का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, Q/फ्लक्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी का पता चल जाएगा। परमिटिविटी है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। तो ये चार्ज बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो यदि चार्ज बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर दें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, चार्ज का लिख दिया मैंने AT और फ्लक्स का लिख दिया ml3t-3a-1, ml3t-3a-1। तो यहाँ से यदि आप परमिटिविटी का डायमेंशन लिखिएगा तो ये हो जाएगा m-1, ठीक है, L-3, सही है, T4, T-3 ऊपर चला गया, T4a2 है ना। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम का ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m-1, L-3, T4a2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। आगे बढ़ जाते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इसका डायमेंशन निकालना बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये चार्ज इनटू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इसमें क्या होता है ना, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। इक्वल और अपोजिट चार्ज जब बहुत छोटे से सेपरेशन पे रखा हुआ हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो। जैसे मैग्नेटिक डाइपोल होता है ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया, जब स्मॉल सेपरेशन पड़े तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस d लिया मैंने तो यहाँ पर भी d ले लेता हूँ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल मीन्स d। तो यहाँ पे डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन कितना हो जाएगा, चार्ज का हो जाएगा AT, लेंथ का सेपरेशन का हो जाएगा L। तो यहाँ पे आ जाएगा m0 LTA। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन हो गया। समझ गए आप लोग, इसको लिखिए। इसके बाद ये 7th हो गया। 7th में मैंने क्या नाम बताया आपको, लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ऐसा लिख लीजिए। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन हो गया। इसके बाद इस चैप्टर में, इस सेक्शन में
एक टर्म डिफाइंड है जिसका नाम है कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कोई भी कंडक्टर मैक्सिमम कितना अपने अंदर मैक्सिमम कितना पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकता है, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इसके बारे में बताता है कैपेसिटी, उसका कैपेसिटी बताता है इसके बारे में। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर का किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी कैसे डिफाइंड है। कैपेसिटर को यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप देखोगे फैन, यदि फैन में देखोगे इतना छोटा बैटरी टाइप का लगा रहता है, उसको कंडेंसर कहते हैं। वो कंडेंसर को ही कैपेसिटर कहते हैं। कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही चीज़ है। तो 8th में हम लोग देखेंगे कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर और कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज इक्वल टू होता है कैपेसिटी इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज इक्वल टू होता है कैपेसिटी इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ओके। तो यहाँ से कैपेसिटी क्या आ जाएगा, कैपेसिटी का वैल्यू आ जाएगा Q बाई वी, क्या आ जाएगा, Q बाई वी आ जाएगा, है ना। ठीक है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ML2 T-3 A-1, ये होता है। तो यहाँ से आपको कैपेसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा M-1 L-2 T4 A2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी। ओके, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, कैपेसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे देखो अभी हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी क्या था, एनर्जी बाई चार्ज, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। एनर्जी बाई चार्ज क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। ठीक है, तो पोटेंशियल के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एनर्जी बाई चार्ज, तो ऊपर Q² हो जाएगा, नीचे U हो जाएगा। ठीक है, ऊपर Q² नीचे U। ओके, तो Q² का क्या हो जाएगा, A2 T2, ठीक है, और नीचे U, तो ML2 T-2, तो T ऊपर चला जाएगा तो T4 हो जाएगा, M-1 L-2 T4 A2, ऐसे भी बना सकते हो आप। ठीक है, तो डायमेंशन निकालने के लिए वो तरीका कर सकते हो। ठीक है, वैसे आप जब क्लास 12 में जाओगे तो आप देखोगे कि जो एनर्जी होता है वो हाफ CV² के बराबर होता है, हाफ Q² बाई C के बराबर होता है। ठीक है, रफली आप डायमेंशन निकालने के लिए वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर का डायमेंशन हो गया। देखिए, यदि आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैंने ये फॉर्मूला बताया, आप यदि कैपेसिटी का डायमेंशन लिख पा रहे हैं तो काफ़ी है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला कोई स्टूडेंट क्लास 11th में नहीं जान पाता है। कुछ अब लाखों में 1-2 स्टूडेंट ऐसे होंगे तो अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन वैसे कोई नहीं जान पाता है। ठीक है, और जानना ज़रूरी भी नहीं है। आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा तो इन सब फार्मूला के बारे में आप खुद ब खुद जानते चले जाओगे, खुद ब खुद सीखते चले जाओगे, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो ये कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर की बात हो गई, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर के डायमेंशनल फार्मूला की बात हो गई। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है कैपेसिटर के बाद, वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है, जो भी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, उसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं। 9th, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशन, इलेक्ट्रिक करंट में जितने भी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं उन सबों के डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो करंट खुद ही है, तो करंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, I होगा या A लिखेंगे, दोनों में से कोई भी यूज कर लो आप। ठीक है, ये करंट का हो गया। एक नेक्स्ट टर्म डिफाइंड है, ये 9th हो गया। 10th, करंट डेंसिटी।
करेंट डेंसिटी, इसको J से डिनोट किया जाता है, ये होता है करेंट बाई एरिया। क्या होता है करेंट डेंसिटी, कैसे डिफाइंड है, करेंट बाई एरिया। ये वेक्टर साइन, क्योंकि करेंट डेंसिटी एक वेक्टर होता है, वेक्टर देने की जरूरत है नहीं, हम लोग तो डायमेंशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो करेंट डेंसिटी का जो डायमेंशन होगा वो होता है करेंट बाई एरिया। जैसे कोई वायर है ना, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है और इसका ये वाला एरिया A है, तो इसका करेंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, I बाई A हो जाएगा। तो करेंट डेंसिटी का निकालते हैं, तो करेंट का हो गया क्या A और एरिया का क्या हो गया L2, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा m0 L-2A, सीधा सिंपल सा, ये करेंट डेंसिटी का हो गया। एक है करेंट एलिमेंट, करेंट एलिमेंट को लैम्डा से जनरली डिनोट किया जाता है, ये होता है करेंट इनटू लेंथ। ये क्या होता है, करेंट इनटू लेंथ होता है, करेंट इनटू लेंथ, ठीक है। तो करेंट इनटू लेंथ, करेंट का A, लेंथ का L, तो ये क्या हो जाएगा AL। करेंट m0 AL भी लिख सकते हो, m0 LA भी लिख सकते हो, ये करेंट एलिमेंट का डायमेंशन हो गया। इसी तरीके से एक टर्म डिफाइंड है मैग्नेटिक मोमेंट, वैसे वो मैग्नेटिक फील्ड का है लेकिन इससे करंट से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये 11 हो गया, 12 तो लिखिएगा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइंड है करेंट इनटू एरिया। कैसे डिफाइंड है, करेंट इनटू एरिया। तो करेंट इनटू एरिया यदि मैग्नेटिक मोमेंट होता है तो करेंट का हो गया A, एरिया का हो गया L2, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा AL2, ठीक है। ये मैग्नेटिक मोमेंट का हो गया। तो ये सब कुछ फिजिकल इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी था जिसके डायमेंशन के बारे में हम लोगों ने सीखा है। नेक्स्ट टर्म है, एक और टर्म डिफाइंड है जिसका नाम है मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ चार्ज। जैसे कोई भी चार्ज मूव कर रहा है तो कितना मोबाइल है, कितना तेजी से मूव कर रहा है, उसका वो डिफाइंड होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी को डिफाइंड कैसे किया जाता है, जनरली इसको म्यू से डिनोट किया जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी कैसे डिफाइंड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का हो गया LT-1, ये मोबिलिटी है, ठीक ना। हम लोगों ने देख लिया था, ये शायद 14 था या 13 था, जो भी था, मोबिलिटी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, VD का हो गया LT-1 और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाता है ML-T-3A-1, ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स पर यूनिट चार्ज करने पे ये आएगा। अब यहाँ से मोबिलिटी का आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा मोबिलिटी का, L0, L कैंसिल आउट हो गया, L0 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा T2, T-3 ऊपर चला गया तो T2 हो गया, और A-1 ऊपर चला गया तो A हो गया। तो ये मोबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज मोबिलिटी, ठीक है। अब हम लोग 15th में चलते हैं। मोबिलिटी के बाद अब हम लोग मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी थे उन सबों का हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया है। अब हम लोग जो चैप्टर में जा रहे हैं उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फोर्स इक्वल टू क्या होता है, करेंट इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, करेंट इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, फोर्स बाय करेंट इंटू लेंथ, और फोर्स का क्या होता है भाई ML-T-2, करेंट का हो गया A, लेंथ का L। तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से डायमेंशन आपको मिल जाएगा जिसका वैल्यू होगा MT-2A-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लिख लीजिए इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड का हो गया। मैग्नेटिक फील्ड के बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी।
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देखिए जिस तरीके से परमिटिविटी डिफाइंड है उसी तरीके से परमिएबिलिटी भी डिफाइंड है। परमिटिविटी कैसे डिफाइंड है? परमिटिविटी डिफाइंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम और परमिएबिलिटी डिफाइंड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम को हम लोग कहते हैं। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। ये रिंग के सेंटर पे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। कोई और भी फॉर्मूले से निकाला जा सकता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो कि करेंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे म्यू नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2br/i आ जाएगा। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का क्या आ जाएगा? 2 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन mt-2a-1 आ गया है, mt-2a-1 आ गया है। और ये क्या है? रेडियस है, रेडियस का L हो जाएगा, करेंट का A हो जाएगा। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का यहाँ से आ जाएगा। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन क्या आएगा बताइए? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन हो जाएगा, देख लीजिए, mlt-2a-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, इन सबों को लिखिए। ओके, तो अब हम लोग कुछ और भी क्वांटिटी के बारे में देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, इन सबों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यदि हम लोग बात करें रेसिस्टेंस की, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का एक्चुअल में टॉपिक है, तो रेसिस्टेंस V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे? V/I लिखेंगे कि नहीं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है? mL2T-3A-1 ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और करंट नीचे क्या हो गया? A। तो रेसिस्टेंस का यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला आ गया mL2T-3A-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस को लिखा जाता है ρL/A, लिखा जाता है ना, रेसिस्टेंस इक्वल टू ρL/A। तो यहाँ से आपको रेसिस्टिविटी का डायमेंशन मिल सकता है। तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? RA/L। तो यदि रेसिस्टिविटी का डायमेंशन निकालिएगा तो रेसिस्टेंस का डायमेंशन इंटू एरिया का डायमेंशन, तो रेसिस्टेंस का हो गया mL2T-3A-2 और एरिया का हो गया L2 और नीचे है L। तो यहाँ से रेसिस्टिविटी का डायमेंशन निकल चुका है, ये निकल गया mL4 और ये L से L कैंसिल आउट हो जाएगा तो mL3 हो जाएगा। mL3T-3A-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी का हो गया। यदि बात की जाए कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो इसका यदि रेसिप्रोकल आप कर दीजिएगा तो आपको रेसिस्टिविटी का डायमेंशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? m-1 L-3 T3A2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टिविटी। तो हम लोगों ने रेसिस्टिविटी का भी डायमेंशनल फार्मूला देख लिया, कंडक्टिविटी का भी डायमेंशनल फार्मूला देख लिया, रेसिस्टेंस का भी डायमेंशनल फार्मूला देख लिया। इसी तरीके से कंडक्टेंस का भी आप निकाल सकते हैं। कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या होता है? 1 / रेसिस्टेंस। तो इसी का रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको बना लीजिएगा, कंडक्टेंस का इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग टर्म पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कुछ आगे के इम्पोर्टेंट टर्म की।
देखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का अब हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन निकल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन m(t-2 a-1), ये मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, और एरिया का हो गया L2, है ना। तो अब यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको डायमेंशन मिल गया ml2(t-2 a-1), ये मैग्नेटिक फ्लक्स का हो गया। इसी तरीके से जब आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का मिल गया तो एक टर्म डिफाइंड है जिसका नाम है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है, ओके। कंडक्टेंस दो तरह का होता है, एक होता है म्यूचुअल, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। कंडक्टेंस नहीं है, इंडक्टेंस है, सॉरी, ये इंडक्टेंस लिखना था, कंडक्टेंस लिखा गया। इंडक्टेंस दो तरह का होता है, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, और एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को जनरली K से डिनोट करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैपिटल M से, और सेल्फ इंडक्टेंस को कैपिटल L से। इंडक्टेंस कोई भी हो, डायमेंशनल फार्मूला एक ही होगा तीनों का। तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए phi = KI लिखते हैं। K यहाँ पे इंडक्टेंस है, यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा तो phi = MI हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा तो phi = LI हो जाएगा। तो जो भी आपको क्वेश्चन में दिखे, तो K का क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बाई करेंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का भी हम लोगों ने निकाला है, करेंट से डिवाइड कर दीजिएगा तो फाइनल रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ ml2(t-2 a-2), ये हो जाएगा इंडक्टेंस का। इरेज करता हूँ मैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इंडक्टेंस का सीख लिया तो अब हम लोग चलते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, और उसमें देखते हैं कि कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होता है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़, कहीं कहीं पे एनर्जी डेंसिटी आपको मिल जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी कहलाता है। एनर्जी डेंसिटी को जनरली स्मॉल u से लिखते हैं, एनर्जी को कैपिटल U से, ये वॉल्यूम हो गया, ये एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन मिल जाएगा यहाँ से। तो एनर्जी का क्या डायमेंशन होता है? ml2(t-2), और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? L3। तो आपको एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन क्या मिल जाएगा? ml-1(t-2). दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी का जो डायमेंशन है, ठीक यही डायमेंशन प्रेशर का भी होता है। फोर्स बाय एरिया कीजिएगा तो यही डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में चलते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स में जो भी इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मॉडर्न फिजिक्स में एक टर्म, जैसे आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगा, तो फ्रीक्वेंसी निकालिएगा तो 1 रेसिप्रोकल ऑफ टाइम मिल जाएगा, t-1 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। एक है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, अक्सर इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एनर्जी इक्वल टू होता है h म्यू, म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, म्यू क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। तो h का क्या हो जाएगा? एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी का क्या होता है? ml2(t-2), और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? t-1। तो यहाँ से आपको प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन मिल जाएगा। प्लैंक कांस्टेंट को h से डिनोट किया जाता है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml2(t-1), ये हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया मॉडर्न फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी थे उसकी बात, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जैसे बाकी सब जो भी है सब ऑलरेडी हम लोग
पहले ही सीखे हुए हैं। जैसे वर्क फंक्शन कहीं पे आप देखेगा तो वर्क फंक्शन एक टाइप का एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा उसका, है ना। तो जो भी टर्म आपको दिखेगा वो कहीं ना कहीं से लिंक्ड रहेगा। इस कारण से मैं उन सबों को नहीं ले रहा हूँ। जैसे वेव नंबर एक टर्म और जान सकते हैं आप, वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो वेव नंबर का आप लोग निकाल सकते हैं, कहीं पे यदि ज़रूरत पड़ गया, इक्वेशन दिया हुआ है। जो लोग 11th के स्टूडेंट हैं उनको तो परेशानी होगी अभी, ठीक है। जैसे जैसे वो 11-12 के फिजिक्स को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते जाएंगे और वो डायमेंशनल फार्मूला निकालते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे। लेकिन जो टारगेट के स्टूडेंट हैं वो सब तो अब इसका डायमेंशनल फार्मूला बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे वेव नंबर कहीं पे पूछ दिया गया, ठीक है, तो वेव नंबर पूछ दिया गया तो अब इसका वेव नंबर का कैसे L-1 हो जाएगा। वेव नंबर का 1/λ, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, लेंथ है, तो L-1 हो जाएगा वेव नंबर का, ठीक है। अब जैसे ऑप्टिक्स में आते हैं तो ऑप्टिक्स में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायमेंशन लेस है, तो M0, L0, T0 हो जाएगा। एक है पावर, तो पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो क्या हो जाएगा इसका L-1 हो जाएगा। पावर ऑफ लेंस और मिरर, पावर ऑफ लेंस या मिरर का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, L-1। तो क्लास 12 में जितने भी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी थे जिसका डायमेंशन आपको जानना ज़रूरी था, मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। आपको समझ में आया नहीं आया, कहाँ पे क्या परेशानी हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं।